नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग फिर से मैथ के छोटे छोटे वीडियोस क्वेश्चंस के ऊपर लेके आएंगे। आगामी पेपर जैसे आरआरबी, सीएचएसएल जैसे पेपर आ रहे हैं तो उनसे उनके रिगार्डिंग या उनसे रिलेटेड जो भी सिलेबस आपके पास आया है उनसे हम लोग पुराने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से या जो भी उसके रिगार्डिंग हमारे पास सिलेबस होगा उससे थोड़े से क्वेश्चन हम लोग उठा के डेली डिस्कस करा करेंगे। आज मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है जिसमें बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैंने थोड़े से सिंपल क्वेश्चन लिए हैं, डेली हम लोग इसका लेवल बढ़ाएंगे। अब से हम लोग डेली इनके ऊपर 15 से 20 मिनट की वीडियोस बना के आपके लिए लेके आएंगे, तो हमें जरूर फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। देखिए पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने क्या लेके आया हूँ। क्वेश्चन मेरे पास है, किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 5% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15 है, वो धनराशि क्या है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का कंबाइंड क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए किस तरीके से आपने करना है। हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट भी, मैंने आपको वीडियो डाली हुई है, कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियोस भी डाली हुई हैं, आप देख के चेक कर सकते हैं उन्हें। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन करने होते हैं तो इसमें जो मेन चीज हमेशा आपके सामने आती है वो रहता है आपका प्रिंसिपल। अब अगर मान लो आप ब्याज की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको पहले पैसा लेना पड़ेगा। मान लो आप बैंक से लोन ले रहे हैं, तो जब तक आप किसी पर्टिकुलर अमाउंट को बैंक से लेंगे नहीं, जैसे मान लो मैं 10,000 का लोन ले रहा हूँ या 15,000 का लोन ले रहा हूँ, तो बात जहां से शुरू हो रही है वो पैसे बहुत जरूरी होते हैं। तो मेन क्वेश्चन में आपका हमेशा प्रिंसिपल रहता है। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है, वही उससे हमसे इस क्वेश्चन में पूछा होगी कि धनराशि कितनी है, तो करना इस तरीके से। देखिए हमें कह रहा है कि किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 5% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15 है। हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि कितनी दी हुई है, 5%। मैं ऐसा करता हूं, प्रिंसिपल को मान लेता हूं 100। अगर 100 मानेंगे प्रिंसिपल को तो आपका क्वेश्चन चलना शुरू हो जाएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की मेरी पुरानी वीडियो अगर आपने देखी होगी तो तरीका बिल्कुल आसान है कंपाउंड इंटरेस्ट को करने का। जितना आपके पास प्रिंसिपल दिया है उसको सेंटर में लिखेंगे, जितना टाइम आपको बोला गया है उतने टाइम के आप लगाएंगे ऐसे एरोज। अब करना क्या है, जो भी आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको आप चेंज करेंगे नंबर वैल्यू में। नंबर वैल्यू में चेंज करना बिल्कुल आसान है, प्रतिशत जितने दी हुई है उसको डिवाइड बाय 100 कर दीजिए। 5 1 5 20 5 जो 100 आपके पास आ जाएगा 1/20। अब 100 का 1/20 आप यहाँ लेंगे, 1/20 आप यहाँ लेंगे, आपके पास यहाँ से 100 का 1/20 आ जाएगा 5 यहाँ पे पहले साल के लिए और 5 यहाँ पे दूसरे साल के लिए। अब अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज का कंसेप्ट थोड़ा सा भी मालूम होगा तो आपको ये पता होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज जो आपका होता है वो बेसिकली ब्याज के ऊपर ब्याज होता है। यानी अगर मान लो आपके पास पहले साल की बात करें तो पहले साल आपके ऊपर ब्याज लग रहा है 5 रुपए, 100 के ऊपर लग रहा है प्रिंसिपल के ऊपर। पर अगर हम लोग दूसरे साल की बात करें तो प्रिंसिपल के ऊपर तो आपका ब्याज लगेगा ही 5 रुपए, पर जो पिछले साल आपको ब्याज लगा हुआ है सेम रेट से उसके ऊपर भी आपके ऊपर ब्याज लगता है। इसी को हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ 5 के ऊपर भी ब्याज लगाता हूं तो 5 के ऊपर 1/20 से आपका ब्याज लगेगा 5 × 1/20 आपके पास आएगा 1/4। ठीक है जी। अब एक ये चीज आपने ध्यान रखनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का गैप इस ग्राफ से, ये जो मैं ग्राफ यहाँ बना रहा हूं, इस ग्राफ से जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का गैप होता है वो हमेशा ये नीचे वाली वैल्यू होती है। यानी जो आपके इंटरेस्ट या ब्याज के ऊपर ब्याज लगा हुआ है वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का गैप होता है। तो यहाँ आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आ रहा है, 1/4। आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 आ गई। अब अगर मैं क्वेश्चन की तरफ ध्यान दूं तो इन दोनों के बीच का गैप मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में देख रखा है, दैट इज 15। तो क्या मैं 1/4 को 15 के बराबर रख सकता हूं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग या मेरे ग्राफ से 1/4 की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना निकल के आ रहा है, 1/4, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15 है। यहां से 1/4 की वैल्यू आपके पास 15 आ गई। यहां से मैं सिंगल यूनिट की वैल्यू निकालूंगा, एक यूनिट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 15/1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 15 × 4 दैट इज 60। यानी एक की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 60। अब मुझसे पूछा गया था धनराशि या प्रिंसिपल कितना है, मैंने प्रिंसिपल कितना माना हुआ है 100 यूनिट्स। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 60 है तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालना बिल्कुल इजी है। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 6000। ये आपका इस क्वेश्चन में क्या रहेगा, प्रिंसिपल रहेगा। अगर आपके पास सिंगल यूनिट की वैल्यू निकल के आ जाती है उसके बाद आपसे क्वेश्चन में जो भी चीज पूछी हो आप हर एक चीज का आंसर कर सकते हैं इस ग्राफ के ऊपर। अगर उससे पूछा होता कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है तो मैं इतनी वैल्यू में वैल्यू डाल देता, आपके पास एक यूनिट से मल्टीप्लाई करता 60। 5 + 5 10 हो जाएगा, 10 + 1/4 करूंगा।
उसको मल्टीप्लाई करूंगा 60 से, 1 यूनिट से, आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो 5 और 5 10 की वैल्यू निकालता, 10 यूनिट की वैल्यू आपके सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होगी। यानी सिंगल ग्राफ से मैं हर एक वैल्यू निकाल सकता हूं बशर्ते मेरे पास सिंगल यूनिट की वैल्यू निकल आ जाती है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने मैं क्या लेके आया हूं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है एक धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में वो स्वयं की 4 गुना हो जाएगी? यानी कोई प्रिंसिपल है आपके पास, 8 सालों में वो खुद का डबल हो जाता है, तो वो कितने सालों में खुद का 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4 गुना हो जाएगा। तो क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के हम लोगों ने बड़े आराम से किए हुए हैं। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला हमारा 10th का P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। इसमें P आपका प्रिंसिपल रहता है, R आपका रेट रहता है, T आपका टाइम रहता है। आराम से आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में हमारे पास मुझे इस तरीके से कुछ दिख नहीं रहा है, सिर्फ 8 वर्षों में बोला गया है 2 गुना। तो इसको करने का तरीका बिल्कुल आसान है। देखिए किस तरीके से, 2 तरीके हैं। एक तो आप क्वेश्चन में प्रिंसिपल को x मान सकते हैं या आप प्रिंसिपल को 100 मान सकते हैं। अब प्रिंसिपल आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ये बेसिकली प्रिंसिपल से ही स्टार्ट होगा। हमें प्रिंसिपल चाहिए तभी हम आगे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को प्रिंसिपल 100 मान के करूंगा। अगर मैं प्रिंसिपल 100 मान लेता हूं तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, यानी 8 सालों में ये खुद का 2 गुना यानी कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। तो यहाँ एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको समझा रहा हूं, ये आपका प्रिंसिपल है और जब ये टाइम के साथ खुद में बढ़ेगी तो सिर्फ एक ही चीज इसमें ऐड होगी और वो रहेगा सिंपल इंटरेस्ट। क्योंकि प्रिंसिपल हमेशा बेसिक जितना आपने मान लो बैंक से लोन लिया है 100 रुपए का, तो वो 100 रुपए ही रहेगा, वो आपस में हिलेगा नहीं। जो बढ़ेगा वो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। यानी 100 रुपए के ऊपर ये वैल्यू 200 हो रही है, यानी इसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट कितना लग रहा है या इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 100 रुपए। तो यहां से मेरे पास अब अगर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 का फॉर्मूला देखूं तो प्रिंसिपल मेरे पास है, रेट मेरे पास नहीं है, इसे मैं आर ही रखूंगा। टाइम मेरे पास है, उन्होंने कहा है 8 साल में हो जाती है जी, हम लोग 8 लिख देंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे और इसे निकाल के हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट निकल के आता है, जो हमारे पास ऑलरेडी निकल के आ रहा है 100 रुपए। तो यहां से मैं आर की वैल्यू निकाल सकता हूं बड़े आराम से। आर की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी 100 अपॉन 8। आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं या बिल्कुल ऐसे भी रख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा आप देखिए, कहता है कितने वर्षों में वो स्वयं की 4 गुना हो जाएगी, यानी इस बार आपका अमाउंट कितना होगा, 400। अगर अमाउंट आपका 400 है तो इस हिसाब से आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 100 प्रिंसिपल था, 400 रुपए वो चीज हो चुकी है। दैट मींस इस बार आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना रहेगा, 300। ठीक है, अब इस बार देखिए P इंटू आर इंटू टी में क्या है आपके पास, प्रिंसिपल अगेन हमारे पास 100 है, रेट इस बार हमारे पास है दैट इज 100 अपॉन 8, और साथ में आपके पास टाइम नहीं है। उन्होंने पूछा कितने समय में वो हो जाएगी, यानी टाइम हमारे पास नहीं है, टाइम हम लोग निकालेंगे, डिवाइड बाय हम लोग कर देंगे 100 से। अगर इसे सॉल्व करें तो आपके पास आएगा 100 से 100 कट जाएगा, आपके पास वैल्यू आएगी टाइम इज इक्वल टू 300। इसे उस तरफ ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा 8 अपॉन 100, काटेंगे इसको, टाइम इज इक्वल टू 24 ईयर्स आपके पास इसका आंसर रहेगा। बिल्कुल आसान है, ठीक है। 2:3:4 और B/C आपका है 8:9, तो आपका A/B/C किस तरीके से रहेगा। आसान क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए किस तरीके से करना है, आपने जितने कंपोनेंट्स आपको दिए हैं आपने टॉप पे लिखने हैं, A, B और C मैंने ऊपर लिख लिए हैं। A का आपका रहेगा 3, B का आपका रहेगा 4, C का आपका रहेगा 9, लेकिन B के साथ आपकी दूसरी रेशो दी हुई है, यानी आपके पास B/C के टाइम पे किस तरीके से लिखना है आपने इसको, B का दूसरा कंपोनेंट 8 है तो इसको B के नीचे लिखिए, और बिल्कुल इसके सामने ही आपने C का कंपोनेंट लिखना है जो कि आपका है 9। अब प्रोपोर्शनेट करने का तरीका बिल्कुल आसान है, जो भी आपको ब्लैंक स्पेसेस दिख रहे हैं यहाँ पे आपने इनके साथ के नंबर लिख देने हैं। जैसे यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, इसके साथ आपके पास नंबर लिखा हुआ है 4, मैं यहाँ इसको 4 इनपुट कर दूंगा। यहाँ इसके पास 8 लिखा हुआ है तो इसके साथ 8 इनपुट कर दूंगा। उसके बाद अगला आपका क्या रहेगा काम, आपने नीचे को इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 8 3 आपका रहेगा 24, मैं इसको 24 लिख दूंगा, 8 4 32 रहेगा आपका, 9 4 36। ये आपकी रेशो रहेगी। अगर सिंप्लीफाई हो सकते हैं तीनों नंबर तो आपने और सिंप्लीफाई कर लेना इसको। जैसे ये मुझे लग रहा है सिंप्लीफाई हो जाएंगे, 12 16 और 18 अभी भी हो जाएंगे, ये 6 8 और 9। इससे आगे सिंप्लीफाई नहीं होंगे तो आपका आंसर रहेगा 6:8:9।
ये प्रोपोर्शनेट करने का तरीका होता है बिल्कुल आसान, जिसमें आपने ए और बी के कंपोनेंट बिल्कुल बराबर में रखने हैं, बी का दूसरा कंपोनेंट एग्जैक्ट इसके नीचे और इसके सामने जो इसके साथ का होगा, जैसे सी यहाँ पे था, सी की वैल्यूज डालिए, जो आपको ब्लैंक स्पेसेस दिख रहे हैं उनके साथ के नंबर डालिए, नीचे को मल्टीप्लाई करिए, अगर सिंप्लीफाई होते हैं तो सिंप्लीफाई करिए, नहीं तो वही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन मैंने आपके सामने ये एवरेज का क्वेश्चन लिया है। देखिए क्या क्वेश्चन है, कहता है 5 संख्याओं का औसत 20 है, यदि प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा किया जाए तो नई संख्या का नया औसत क्या होगा। सॉरी, तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ये पीछे आपको पेपर में भी पूछा गया था। क्वेश्चन देखिए किस तरीके से करना है आपने, कहता है 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो यहाँ बिल्कुल स्टैंडर्ड जो एवरेज का फॉर्मूला लगता है वही फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला आपका होता है सम अपॉन नंबर इज इक्वल टू एवरेज, बिल्कुल आसान फॉर्मूला है ये औसत का, इसी को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को निकालेंगे। देखिए कहता है 5 संख्याओं का औसत 20 है, यदि इन तीन चीजों में आप मैं क्वेश्चन में देखूं तो आपके पास सम आपको नहीं देके रखा, नंबर आपके पास है 5 संख्याएं बोली गई हैं, यानी नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास 5 हैं। अगर एवरेज की बात करूं तो एवरेज आपके पास देके रखी है 20, तो यहां से मैं सम निकाल सकता हूं, सम आपके पास यहां से निकल के आ जाएगा 20 into 5 दैट इज 100। आपके पास उन 5 संख्याओं का जोड़ 100 है। अब क्वेश्चन क्या पूछा आगे देखते हैं, कहता है यदि प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दिया जाए तो नई औसत क्या होगी। अब हर एक संख्या को अगर मैं ऐसे मान लेता हूं 1 2 3 4 5 ऐसे अगर मैं मान लेता हूं ये संख्याएं, तो इन सबको मैंने 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी मल्टीप्लाई बाय 3 इन सब में कॉमन होगा। तो अगर मैं इन सभी संख्याओं को जोड़ दूं और इसके जोड़ को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कॉमन एक तरह से 3 बाहर निकाल रहा हूं, क्योंकि सभी नंबर्स में 3 मल्टीप्लाई क्या होगा, कॉमन होगा, तो आपके पास उन सब का सम निकल के आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई सम हम लोग पहले निकाल के रख चुके हैं, कितना है आपके पास 100, तो जो नई संख्याएं बनेगी उनका सम आपके पास कितना निकल के आ जाएगा 300। अब आपके पास नए नंबर का सम है, नंबर ऑफ आउटकम्स अगेन आपके पास 5 ही हैं, क्योंकि नंबर ना बढ़ाए हैं ना घटाए हैं, 5 ही हैं। इनकी एवरेज अगर निकालेंगे तो अगेन फॉर्मूला वही रहेगा आपका 5 कम 5 5 के 30 6 आपके पास 60, इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा। बिल्कुल आसानी से जब भी आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आता है जिसमें कहता है कि जी हर एक नंबर में 2 जोड़ेंगे, या हर एक नंबर को 3 से गुणा किया गया, या हर एक नंबर को किसी पर्टिकुलर चीज से मल्टीप्लाई प्लस या डिवाइड किया, तो आप उसको कॉमन बाहर निकाल के सम के साथ परफॉर्म करेंगे, आपका क्वेश्चन बड़े आराम से निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं। क्वेश्चन है एक दुकानदार एक वस्तु को 10% की छूट पर देता है, डिस्काउंट पर देता है, और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि उसका अंकित मूल्य या एमआरपी 800 रुपए है, तो क्रय मूल्य आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं। देखिए किस तरीके से करने हैं आपने, आपके पास जो चीज दी हुई है सबसे पहले उसी को पिक करेंगे। अंकित मूल्य या एमआरपी आपके पास देके रखी है। अगर आपने प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन किए हुए हैं तो आपको इनका रिलेशन पता होगा, अगर नहीं पता है तो देखिए किस तरीके से। सेलिंग प्राइस आपका हमेशा सेंटर में रहता है, इसके एक तरफ आपका एमआरपी रहेगा, थोड़ा सा चार्ट में आपको बता रहा हूं, और एक तरफ आपका कॉस्ट प्राइस रहेगा। इन दोनों के बीच का गैप हमेशा प्रॉफिट और लॉस में काउंट होता है, और इन दोनों के बीच का गैप हमेशा डिस्काउंट के रूप में काउंट होता है। तो अगर आपको ये चार्ट की रिलेशन पता होगा तो ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के आप बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर मेरे पास एमआरपी है और डिस्काउंट है तो मैं उससे सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूं, समझ रहे हैं। और अगर मेरे पास सेलिंग प्राइस या प्रॉफिट एंड लॉस है तो मैं उससे कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूं। सिमिलरली अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट या लॉस आपको क्वेश्चन में देके रखा है तो आप उससे सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। और अगर आपके पास सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट देके रखा है तो उससे आप एमआरपी निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन हमेशा इसी तरीके से बनते हैं। कई बार आपको क्वेश्चन में एमआरपी देके रखा होता है, डिस्काउंट देके रखता है, आपसे सेलिंग प्राइस पूछा जाता है। कई बार आपके पास सेलिंग प्राइस दिया होता है, प्रॉफिट और लॉस दिया होता है, आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा जाता है। तो हमेशा क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं। अगर आपके पास रिलेशन आपके दिमाग में ये पूरी तरह से क्लियर होगा तो आप आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कह रहा है आपके पास जो एमआरपी है वस्तु की वो है 800 रुपए, और आपके पास डिस्काउंट देके रखा है 10%। तो 800 के ऊपर अगर 10% की वैल्यू निकालें तो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी 80, यानी उस चीज के ऊपर 80 रुपए का डिस्काउंट दिया है। और अगर 800 रुपए के ऊपर 80 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, जैसे कि मैंने अभी रिलेशन लिखा था,
अगर एमआरपी उस चीज की आपके पास 800 रुपए है, डिस्काउंट उसके ऊपर 80 रुपए दे रहा है, तो आपके पास जो सेलिंग प्राइस बन के आएगा वो बन के आएगा 720 रुपए। ठीक है जी। अब सेलिंग प्राइस आपके पास निकल के आ गया है। क्वेश्चन में अगर मैं अगली स्टेटमेंट पे जाता हूं तो मेरे पास प्रॉफिट दे के रखा है 20%, यानी मेरे पास अभी क्या है, प्रॉफिट 20% दे के रखा है। तो क्या मैं इससे कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूं? बिल्कुल आराम से। देखिए 20% को अगर मैं देखूं तो 20% आपका नंबर वैल्यू में होता है 1/5। ठीक है। अब अगर मैं नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है इसे कॉस्ट प्राइस मान लेता हूं, तो इस हिसाब से 5 का 20% आपका बनेगा 1, यानी 5 के ऊपर आपके पास 1 रुपए का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। और अगर इन दोनों को जोड़ देता हूं तो ऐसे में 6 आपके पास क्या निकल के आता है, सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन में, इस प्रश्न में आपका सेलिंग प्राइस कितना बन के आ रहा है, 720, यानी हमारे अकॉर्डिंग 6 की वैल्यू कितनी है, 720। यहां से सिंगल यूनिट की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 720 को 6 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास निकल के आएगा 120। आपके पास 120 निकल के आई, एक की वैल्यू। हमने कॉस्ट प्राइस किसे माना, 5 को, तो आपके पास 5 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 120 मल्टीप्लाई बाय 5, 0 0 7। आपके पास 5 0 5 10 1 5 5 और 1 6। कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया आपके पास, 600 रुपए या 600 रुपीज। तो बिल्कुल आसानी से हमारे पास इस क्वेश्चन में एमआरपी देके रखी थी, एमआरपी और डिस्काउंट के रिलेशन पे ही आप आराम से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। थोड़ा सा आपको रिलेशन के बारे में मालूम होना चाहिए, थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, क्वेश्चन बिल्कुल आराम से निकलेगा आपका। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन है। कहता है एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी परिधि क्या होगी, परिधि सर्कमफ्रेंस को बोलते हैं। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको परिधि का फॉर्मूला, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पता है, 2πr होता है इसकी सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला। और वहीं अगर एरिया का फॉर्मूला तो उसको देखें तो होता है आपके पास πr²। हमें अगर परिधि या सर्कमफ्रेंस निकालना है तो उसके लिए r चाहिए। r क्वेश्चन में नहीं है पर एरिया दिया हुआ है तो हम एरिया निकाल, एरिया से आपके पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। πr² को 154 के बराबर रखेंगे। पाई की वैल्यू आपको पता है 22.7 है, 3.14 भी होती है अगर क्वेश्चन में मेंशन करी हो तो। यहाँ पे से π/7 बोला है तो आप भी π/7 डालेंगे। 154 गुना इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो ये 7/22 हो जाएगा। 11 के टेबल में आते हैं दोनों, 11 2 22, 11 11 4 11 44, 2 2 2 14। r स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ रही है 49 और r की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी 7। अब आपके पास सर्कमफ्रेंस की वैल्यू 7 आ चुकी है, सॉरी रेडियस की वैल्यू 7 आ चुकी है, तो यहाँ से आप सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं, विच इज 2πr। और 2 गुना पाई की वैल्यू यहाँ पे दिया, π/7 ही डालेंगे, साथ में रेडियस भी आपके पास 7 है, 7 से 7 कट जाएगा, 44 सेंटीमीटर आपके पास इसका सर्कमफ्रेंस निकल के आ जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके पास है, देखिए किस तरीके का है, टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है, आसान। कहता है यदि 15 पुरुष एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो टाइम एंड वर्क का बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला होता है, देखिए हमेशा टाइम एंड वर्क में आपने यही फॉर्मूला यूज करना है, वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। ये तीन चीजें ही हैं जो टाइम एंड वर्क का पूरा जो कंसेप्ट है या पूरे का पूरा चैप्टर जो है वो कैरी करती हैं। अगर इन तीन चीजों का रिलेशन आपको पता है आप आराम से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। वर्क आपका रहता है जो टोटल काम या जितने यूनिट का काम आप क्वेश्चन में दे रहा है या मान रहे हैं, टाइम जितने टाइम में वो खत्म कर रहा है काम को, और एफिशिएंसी होती है क्षमता, यानी एक दिन में वो व्यक्ति कितना काम कर रहा है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ, कहता है यदि 15 पुरुष एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ आपके पास 15 पुरुष दे के रखे हैं। हम क्या करेंगे, एक पुरुष की एफिशिएंसी को 1 मान लेंगे, और आप हर इस तरह के हर क्वेश्चन में ऐसा ही करेंगे। जब आपके पास एक से ज्यादा लोग दिए हुए हैं, जैसे बोलता है कि 10 आदमी किसी काम को इतने दिन में खत्म करते हैं, या 5 आदमी किसी कार्य को इतने दिन में खत्म कर रहे हैं, तो आप ऐसा करेंगे, एफिशिएंसी को जितने बंदों की या जितने व्यक्तियों की संख्या है वही मान लीजिए। यहाँ पे मुझे 15 बोला, मैं एफिशिएंसी को डायरेक्ट 15 ही मान लूंगा, जिस मतलब एक व्यक्ति की एफिशिएंसी 1, तो 15 की कितनी हुई, 15। अब हमारे पास एफिशिएंसी निकल के आ गई, टाइम आपके पास 10 दिन दे के रखा है, एफिशिएंसी इनटू टाइम आपके पास निकल के आएगा टोटल वर्क। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। काम निकालना बहुत जरूरी है, अगर काम आपके पास होगा तभी आप आगे का क्वेश्चन फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब वो कह रहा है अगर उसी कार्य को, यानी जो ये जितने यूनिट का काम निकल के आया, इसी कार्य को 6 दिनों में खत्म करना हो, यानी आपके पास वर्क है,
आपके पास टाइम है, टाइम मैंने बोला जी 6 दिनों में खत्म करना है, तो आपको कितनी एफिशिएंसी चाहिए ये क्वेश्चन पूछा, यानी कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो सिंपली वो क्या पूछ रहा है, एफिशिएंसी पूछ रहा है, क्योंकि हमने क्या किया था पीछे, जितने व्यक्ति थे उतने ही हमने क्या मानी थी, एफिशिएंसी मानी थी। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगेगा, अगर एफिशिएंसी निकालनी है तो वर्क टाइम आपका घूम के इस तरफ आ जाएगा जो कि डिवाइड में चला जाएगा। आपके पास क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से 150/6 करेंगे, 25 व्यक्तियों की जरूरत है, बिल्कुल आसान से। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा कि रिलेशन टाइम इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क, इतना सा याद हो जाएगा, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आपके बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने नंबर सिस्टम का क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। दो संख्याओं का HCF 11 है और उनका LCM 700 है 7700। यदि एक संख्या 275 है 275, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 1 सेकंड का क्वेश्चन। अगर किसी को फॉर्मूला या इनका रिलेशन आपस में पता है, बिल्कुल आसानी से वो बच्चा अभी तक निकाल भी चुका वो क्वेश्चन। फॉर्मूला ये कहता है कि किसी भी दो नंबर का HCF और LCM अगर हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उन दोनों नंबरों के मल्टीपल के बराबर होता है। यानी मैं अगर पहले नंबर को दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो उनका जो मल्टीपल निकल के आता है वो उनके HCF और LCM के मल्टीपल के बराबर होता है। ये बिल्कुल आसान फॉर्मूला, अगर आप ये यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आपका 2 सेकंड में निकल जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, HCF इसका 11 है, LCM आपके पास है 7700 इज इक्वल टू, मैं एक नंबर आपके पास दिया है फर्स्ट सेकंड किसी में इसको डाल सकते हैं, 275 में इसको डाल रहा हूं, मल्टीप्लाई दूसरे नंबर हम लोग x मान लेंगे। इक्वेशन आपके पास बन गई है, आप इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू आपके पास आएगी 11 × 700 डिवाइडेड बाय 275। सॉल्व करेंगे इसको, आपके पास आएगा 11 में 11 11 2 22, 5 बचेंगे, 11 5 70 55, 25 से आपका ये कट जाएगा, 25 पे 75 होता है, 2 आपके पास आया 25 × 200। x की वैल्यू आपके पास आ रही है 38। फॉर्मूला थोड़ी सी कैलकुलेशन, क्वेश्चन बिल्कुल आसान। अब छोटा सा क्वेश्चन ये भी आपके पीछे आरआरबी के पेपर में आया हुआ था, वहीं से मैंने उठाया, और देखिए क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल आसान आया हुआ है। कहता है sin स्क्वायर 30 + cos स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होगी। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की नॉलेज है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आती हैं, तो ये क्वेश्चन 2 सेकंड का है, बिल्कुल आसानी से। अगर sin 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता होगी तो वो वैल्यू होती है 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू आपके पास अगेन 1/2 ही होती है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा 1/4 + 1/4 इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 2/4, दैट इज 1/2, इसका आंसर रहेगा। वैल्यूज आपको याद होंगी ट्रिग्नोमेट्रीज की, तो ये आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। वैल्यू याद करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए साइन की वैल्यू अगर आपको याद होगी तो आप बड़ी आसानी से हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए साइन की वैल्यू आपकी 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री रहेगा यहाँ पे, उसके बाद 60 डिग्री और उसके बाद 90 डिग्री। अगर एक वैल्यू आपको पता होगी तो आप बाकी सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 30 पे 1/2 होती है, 45 पे 1/√2 होती है, 60 पे आपकी √3/2 होती है, 90 पे इसकी वैल्यू होती है 1। अब अगर cos की वैल्यू अगर निकालनी हो तो इस वैल्यू को यहां से शुरू कर दो, वाइस वर्सा। 0 की वैल्यू यहां लिख दीजिए, 1/2 आपका यहां आ जाएगा, 1/√2 यहां पे आ जाएगा, √3/2 यहां आ जाएगा, और 1 आपका यहां आ जाएगा। यानी जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू स्टार्ट हो रही है और राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, आपके पास cos की वैल्यू निकल गया। अब इन दोनों को अगर आपस में डिवाइड कर देंगे तो आपके पास tan की वैल्यू निकल आ जाएगी, और अगर आपके पास sin, cos और tan की वैल्यू आ जाती है तो आगे के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना बिल्कुल आसान होता है। साइन का उल्टा आपका होता है कोसिकेंट, अगर बात करें cos की तो cos का उल्टा होता है आपका सीकेंट, और तीसरा जो आपका tan है उसकी ऑपोजिट होता है cot। तो अगर आपके पास सिर्फ साइन की वैल्यूज आपको याद है तो बाकी आप पूरे का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट खुद से ही लिख के याद कर सकते हैं। ठीक। अब देखिए क्वेश्चन, एक और आसान सा क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं। क्वेश्चन है यदि a का 20% b के 30% के बराबर है तो a रेशो b क्या होगा। रेशो परसेंटेज का कंबाइंड क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, देखिए किस तरीके से होगा ये। a का 20% यानी a का 20% कह रहा है, का आपको पता है मैथ में मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी a/5 किसके बराबर है, b के 30% के बराबर। तो b का 30% भी आप सॉल्व कर लेंगे, b का 30% आपके पास निकल के आएगा 3b/10, यानी a/5 किसके बराबर है, 3b/10 के बराबर, बिल्कुल आसान। अब इक्वल्स टू की दोनों तरफ अगर आपके पास p/q में वैल्यू आती है तो वो हो जाती है क्रॉस मल्टीप्लाई। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 10a = 15b आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लूं तो 5 × 15 5 × 10 आ जाएगा आपके पास।
यानी आपके पास फाइनल जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो है 2a इज इक्वल टू 3b। ठीक है जी। अब यहां से बिल्कुल आसान से आपने ये देखना है, समझना है, जिन्हें पता है वो आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं, जिन्हें नहीं पता ध्यान से देखिए। a की वैल्यू हमेशा वो होगी जो b के साथ लगी हुई है। जो b का वेरिएबल होगा, जो b का कोफिशिएंट होगा सॉरी, वो हमेशा a की वैल्यू होगी, और जो a का कोफिशिएंट होगा वो हमेशा b की वैल्यू होगी। a की वैल्यू अगर आपके पास यहां से लिखे तो a की वैल्यू b के साथ लगा हुआ है 3, यानी a की वैल्यू कितनी होगी 3। वहीं अगर मैं b की वैल्यू देखूं तो जो a के साथ लगी होगी यानी b की वैल्यू क्या रहेगी आपकी 2। आपके पास रेशो पूछी गई है तो a रेशो b आपकी रहेगी 3:2, इसका आंसर है। बिल्कुल आसान से आप निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब एज का क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आया हूं, देखिए किस तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है a और b की आयु का योग 36 वर्ष है। यदि a b से 6 वर्ष बड़ा है तो b की आयु क्या होगी। एज का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। देखिए किस तरीके से करना है आपने। दो व्यक्ति आपके बारे में आपके सामने बोला गया है a और b, और बोला इन दोनों की एज का जो सम है, इन दोनों का जोड़ है आयु का, वो है 36 साल। अब इक्वेशन किस तरीके से बनाने के लिए कह रहा है, अगला लाइन पढ़िए। कहता है यदि a b से 6 वर्ष बड़ा है ना, तो अगर मैं एक को x मान लेता हूं, मान लो a को मैं x मान लेता हूं, तो a b से 6 वर्ष बड़ा बोला हुआ, यानी b की वैल्यू क्या होगी x से 6 साल छोटा होगा, यही है। देखिए a b से 6 वर्ष बड़ा है, या आप इसको इस तरीके से भी मान सकते हैं, अगर b को आप x मान लेते हैं तो a आपका उससे 6 साल बड़ा होगा। आप इसको x + 6 मान सकते हैं, दोनों उसमें क्वेश्चन आपका सही रहेगा। ठीक है। अब कहता है अगर दोनों को जोड़ दें तो उनकी एज का सम जो है वो 36 है। इक्वेशन आपके सामने बन चुकी है, सॉल्व करेंगे आराम से आपके पास क्वेश्चन निकल जाएगा। x और x आपके पास बन जाएंगे 2x, 6 को उस तरफ ले जाऊंगा तो ये 36 में से माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू आपके पास 36 में से 6 माइनस किए 30 डिवाइड में 2 आ जाएगा, और x की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी 15। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और ये आपके पेपर में आया हुआ है पीछे आरआरबी के। इतना आसान क्वेश्चन देखिए बिल्कुल आसानी से। x की वैल्यू आपके पास निकल के आ रही है 15। x हमने किसकी एज मानी थी b की, यानी b की एज आपके पास निकल के आई है 15। वहीं a की एज b से वो 6 साल बड़ा है, तो a की एज आपके सामने कितनी होगी 21। आपसे पूछा गया था b की आयु कितनी है, तो b की आयु आपके पास कितनी होगी 15 है।